कभी सोचा है कि दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो भी कभी-कभी इतना अकेला और इतना नासमझा हुआ क्यों महसूस कर सकते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प विचार है इसके पीछे कि कई रिश्ते, देखिए, प्यार की कमी से नहीं टूटते। वो टूटते हैं क्योंकि प्यार जताने का तरीका, उसकी जो भाषा है वो अलग होती है। तो आज हम गैरी चैपमैन की दुनिया भर में जानी मानी किताब द 5 लव लैंग्वेजेस के आइडियाज को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारा गोल सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये 5 तरीके क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि कैसे ये अनजाने में हमारे रिश्तों में दूरियां बना सकते हैं और फिर उन्हें हम पाट कैसे सकते हैं। बिल्कुल। इसे इसे ऐसे समझिए कि आप पूरी ईमानदारी से किसी को फ्रेंच में अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को सिर्फ स्पेनिश आती है। तो आपकी भावना चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, आपका संदेश वो उन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये उन 5 भाषाओं को समझने और फिर बोलने की कला सीखने के बारे में है, ताकि प्यार सिर्फ महसूस ना हो, सही तरीके से पहुंचे भी। तो चलिए पहली भाषा से शुरू करते हैं। ये शायद सुनने में सबसे सीधी लगती है, पर है बहुत गहरी। सकारात्मक शब्द या वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब है उसे सुनना, तारीफ, प्रोत्साहन, प्यार भरे शब्द। ये उनके लिए सिर्फ बातें नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके रिश्ते का ईंधन होती हैं एक तरह से। हाँ, और ये सिर्फ तारीफ सुनने से कहीं ज्यादा है। अगर साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो इन लोगों के लिए शब्द सीधे उनके सेल्फ वर्थ, उनकी सुरक्षा की भावना से जुड़े होते हैं। जब उनका साथी कहता है मुझे तुम पर गर्व है, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। अच्छा, ये एक पुष्टि है, एक कंफर्मेशन कि तुम अच्छे हो, तुम काफी हो और तुम मेरे लिए मायने रखते हो। ये उनके इमोशनल टैंक को भर देता है। ये एक दिलचस्प बात है और ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या इसका मतलब ये भी है कि इन्हीं लोगों के लिए नेगेटिव शब्द या आलोचना उतनी ही ज्यादा चोट पहुंचाती है? बिल्कुल। मतलब जो बात किसी और के लिए मामूली हो, इनके लिए शायद एक गहरा घाव बन सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जिनके लिए शब्द ऑक्सीजन की तरह हैं, उनके लिए कठोर शब्द या ताने वो जहर की तरह काम करते हैं। चैपमैन का विचार यही है कि ऐसे व्यक्ति के लिए एक तीखी आलोचना 10 तारीफों पर भारी पड़ सकती है। 10 तारीफों पर? हाँ, और सिर्फ आलोचना ही नहीं, बल्कि शब्दों की कमी, मतलब चुप रहना या नजरअंदाज करना, ये भी उन्हें महसूस करा सकता है कि प्यार खत्म हो गया है। उनके लिए चुप्पी एक खालीपन के बराबर है। तो ये सिर्फ आई लव यू कहने के बारे में नहीं है, ये क्यों बताने के बारे में है। हाँ, जैसे मुझे पसंद है कि तुम कितने ध्यान से मेरी बात सुनते हो, या एक मुश्किल दिन के बाद बस इतना कहना, मुझे पता है तुम ये कर लोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये छोटी छोटी बातें शायद बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही नहीं है। सोचिए एक बच्चे के बारे में जिसके माता पिता उसकी कोशिशों की सराहना करते हैं, या एक कर्मचारी जिसका बॉस उसके काम को पहचानता है। ये भाषा हर रिश्ते में आत्मविश्वास और जुड़ाव की नींव रखती है। शब्द वाकई बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी तारीफ ये होती है कि कोई अपना फोन नीचे रख दे, दुनिया की सारी चीजों को भूलकर बस आपकी बात सुने। और ये हमें दूसरी भाषा पर ले आता है, यानी क्वालिटी टाइम, गुणवत्तापूर्ण समय, जहां किसी का पूरा ध्यान पाना ही सबसे बड़ा प्यार है। हाँ, और यहाँ क्वालिटी शब्द सबसे जरूरी है। ये साथ बिताए गए घंटों के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि उन पलों के बारे में है जहाँ ध्यान पूरी तरह से एक दूसरे पर हो। आप एक ही कमरे में घंटों तक हो सकते हैं, लेकिन अगर एक टीवी देख रहा है और दूसरा फोन पर है, तो चैपमैन के हिसाब से आप एक साथ होकर भी मीलों दूर हैं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में तो, जहां सबका ध्यान बटा हुआ है, क्या ये भाषा निभाना सबसे मुश्किल नहीं हो गया है? बहुत मुश्किल। हम शारीरिक रूप से साथ होते हैं, पर मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। किताब का एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सिर्फ 20 मिनट के लिए अपना फोन अलग रखकर सिर्फ अपने साथी को सुनना। हाँ, सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक कॉन्शियस एफर्ट की मांग करता है। जिनके लिए क्वालिटी टाइम ही प्यार है ना, उनके लिए आधा अधूरा ध्यान एक अपमान जैसा है। जब आप उनसे बात करते हुए अपना फोन चेक करते हैं, तो आप अनजाने में ये संदेश दे रहे होते हैं कि ये ईमेल या ये नोटिफिकेशन इस पल में तुमसे ज्यादा जरूरी है। ये धीरे धीरे एक भावनात्मक दूरी बनाता है। उनके लिए आपका समय ही आपका सबसे कीमती तोहफा है। तो इसे लागू करने का मतलब बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं है, बल्कि रोज की छोटी आदतों से है। बिल्कुल। जैसे
साथ में खाना खाते समय कोई स्क्रीन न देखना, हर रोज 15-20 मिनट सिर्फ बात करने के लिए निकालना। या साथ में शाम को टहलने जाना। ये उन पलों को बनाने के बारे में है जहां आप सिर्फ एक दूसरे के लिए मौजूद हों। और इसमें क्वालिटी कॉन्वर्सेशन भी शामिल है। सिर्फ ये पूछना नहीं कि दिन कैसा था, बल्कि ये भी पूछना कि आज तुमने कैसा महसूस किया। अपनी भावनाओं को, डर और सपनों को शेयर करना, ये भावनात्मक रूप से करीब आने का सबसे गहरा तरीका है। किसी को अपना पूरा ध्यान देना वाकई एक तोहफा है। और तोहफा शब्द से हम अपनी तीसरी प्रेम भाषा पर आते हैं, उपहार लेना, रिसीविंग गिफ्ट्स। अब ये भाषा ये अक्सर गलत समझी जाती है। लोगों को लगता है इसका मतलब महंगी चीजों से है या मटीरियलिज्म से है। ये सबसे आम गलतफहमी है। चैपमैन बहुत जोर देकर कहते हैं कि इस भाषा का संबंध कीमत से है ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के विचार से है। उपहार यहाँ एक ठोस प्रतीक के रूप में काम करता है, एक ऐसी चीज जिसे आप देख और छू सकते हैं, जो आपको याद दिलाती है कि कोई आपके बारे में सोच रहा था। ये तो एक भावना का फिजिकल रूप हो गया। बिल्कुल, यही शब्द है। जब मैंने इस बारे में पढ़ा तो मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात पर हुई, जैसे सफर से लौटते हुए साथी के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट ले आना। हाँ, या बाजार में कोई ऐसी चीज देखना जो आपको उनकी याद दिलाए और उसे खरीद लेना। वो चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट नहीं है। नहीं, वो इस बात का सबूत है कि जब मैं तुमसे दूर था तब भी तुम मेरे ख्यालों में थे। बिल्कुल। और यही वजह है कि जिन लोगों की ये मुख्य भाषा होती है, उनके लिए जन्मदिन या सालगिरह जैसे खास मौके भूल जाना बहुत बहुत तकलीफदेह होता है। अच्छा। उनके लिए ये सिर्फ एक तारीख भूलना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनके बारे में सोचा नहीं गया। उन्हें लगता है कि वो महत्वहीन है। इसलिए एक हाथ से बनाया हुआ कार्ड या एक छोटा सा फूल भी एक महंगे लेकिन बिना सोचे समझे दिए गए तोहफे से 1000 गुना ज्यादा मायने रख सकता है। लेकिन इसमें एक चुनौती भी तो हो सकती है ना। अगर किसी का साथी इस भाषा को नहीं समझता तो क्या वो उन्हें डिमांडिंग या मटेरियलिस्टिक समझ सकता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये गलतफहमी भी तो रिश्तों में दरार डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है। अगर एक साथी की भाषा मान लीजिए सेवा के कार्य है और वो सोचता है मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों की क्या जरूरत है, और दूसरा सोच रहा है तुम मेरे लिए कुछ भी लाते नहीं, क्या मैं तुम्हें याद भी आता हूँ, यहीं पर संवाद की जरूरत पड़ती है। ये समझाना जरूरी है कि उपहार की जरूरत नहीं है, उस उपहार के पीछे छिपे विचार और याद की जरूरत है। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा ये होता है कि कोई आपका बोझ हल्का कर दे। और ये हमें हमारी चौथी भाषा पर ले आता है, सेवा के कार्य, एक्ट्स ऑफ सर्विस। इन लोगों के लिए प्यार का मतलब है काम, कर्म। उनके लिए मैं तुम्हारी मदद कर दूं सुनना, आई लव यू सुनने से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उनका मूल मंत्र होता है डोंट टेल मी, शो मी। मतलब मुझे बताओ मत, करके दिखाओ। बातें करना, वादे करना उनके लिए खोखला है जब तक कि उन पर अमल न किया जाए। ये भाषा साझेदारी और साझा जिम्मेदारियों के मूल विचार से गहराई से जुड़ी है। जब एक साथी थका हुआ हो तो दूसरा बिना कहे ही घर का कोई काम कर दे या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में उनकी मदद कर दे। ये वो काम है जो चीख चीख कर कहते हैं हम इस सफर में साथ हैं, तुम्हारा बोझ मेरा बोझ है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक खतरा भी है। क्या? अगर ये भाषा जरूरत से ज्यादा एक तरफा हो जाए तो क्या एक साथी पार्टनर की जगह केयरटेकर या सहायक जैसा महसूस करने लग सकता है? क्या इससे रिश्ते में एक असंतुलन पैदा हो सकता है? यस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संतुलन यहाँ सब कुछ है। ये भाषा हुक्म चलाने या मांग करने के बारे में नहीं है। अगर कोई लगातार काम की लिस्ट थमा रहा है तो वो प्यार नहीं, वो शोषण हो सकता है। राइट। सेवा के कार्य का असली सार स्वेच्छा से, प्यार से की गई मदद में है। ये काम खत्म करने के बारे में नहीं, बल्कि अपने साथी की जिंदगी को आसान बनाने की इच्छा के बारे में है। तो पूछना जरूरी है। हाँ, इसलिए ये पूछना कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ बहुत मायने रखता है। ये उन्हें नियंत्रण देता है और आपके इरादे को साफ करता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बार बार कहने पर भी मदद न करना या वादे तोड़ना उनके लिए सिर्फ आलस या भूलना नहीं है। नहीं, ये एक गहरा संदेश देता है कि तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी तकलीफें मेरी प्राथमिकता नहीं है। ये हम की भावना को तोड़कर मैं और तुम की भावना को मजबूत करता है। सही कहा। सेवा के कामों से आप दिखाते हैं कि आप परवाह करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परवाह महसूस करने का सबसे सीधा, सबसे मौलिक तरीका है स्पर्श। और ये है हमारी 5वीं और आखिरी भाषा,
शारीरिक स्पर्श, फिजिकल टच। यहाँ भी एक आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। चैपमैन साफ कहते हैं कि इसका मतलब हमेशा रोमांटिक या यौन स्पर्श से नहीं होता। नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक और रोजमर्रा की बात है। बिल्कुल। ये संचार का सबसे आदिम और शक्तिशाली रूप है। शब्दों के बिना भी स्पर्श बहुत कुछ कह जाता है। सोचिए, एक मुश्किल दिन के बाद कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है, या बात करते हुए आपका हाथ पकड़ लेता है, या बस सोफे पर साथ बैठते हुए आपके पास बैठता है। ये छोटे छोटे स्पर्श सुरक्षा, आराम और अपनेपन की एक गहरी भावना देते हैं। किताब में इसे इमोशनल बैटरी को रिचार्ज करने का तरीका बताया गया है। ये उपमा मुझे बहुत सटीक लगी। हाँ, बहुत अच्छी है। जैसे हमारा फोन चार्जिंग के बिना बंद हो जाता है, वैसे ही जिन लोगों की ये मुख्य भाषा है, वे स्पर्श के अभाव में भावनात्मक रूप से खाली और अकेला महसूस कर सकते हैं, भले ही उनके आसपास लोग हों। और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो तब भी। और संकट के समय, जैसे कोई दुख हो या तनाव हो, तो इस भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, उस समय कोई भी शब्द आराम नहीं दे पाता, लेकिन एक गले लगाना या सिर्फ हाथ पकड़ना उन्हें यह महसूस करा सकता है कि वे इस मुश्किल में अकेले नहीं हैं। स्पर्श की कमी को वे प्यार की कमी के रूप में महसूस करते हैं। ये इतना सीधा और सरल है। तो अब जब हमने इन 5 भाषाओं को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल ये है, कोई अपनी या अपने साथी की प्रेम भाषा पहचाने कैसे? क्योंकि असल जादू तो इसे पहचानने और फिर उस भाषा में बात करने की कोशिश करने में है। बिल्कुल। चैपमैन ने इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। 3 सवाल खुद से पूछें। पहला, आपका साथी किस चीज की सबसे ज्यादा शिकायत करता है? क्या वे अक्सर कहते हैं हम कभी साथ में समय नहीं बिताते? तो शायद उनकी भाषा क्वालिटी टाइम है। या तुम कभी मेरी तारीफ नहीं करते? हाँ, तो शायद वो सकारात्मक शब्द हैं। उनकी शिकायतें अक्सर उनकी सबसे गहरी जरूरत का सुराग होती हैं। अच्छा। और दूसरा सवाल है, आप ऐसा क्या करते हैं या नहीं करते जिससे उन्हें सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है? किसी की कही कड़वी बात, कोई भूला हुआ वादा या कोई खास दिन भूल जाना। जिस बात से उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, वो अक्सर उनकी प्रेम भाषा के ठीक विपरीत होती है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वे खुद किस तरीके से प्यार जताते हैं। ये तीसरा सवाल अक्सर सबसे बड़ा सुराग होता है। हम अनजाने में दूसरों को उसी भाषा में प्यार देते हैं जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई लगातार आपकी मदद करने के तरीके ढूंढता है, तो बहुत संभव है कि उसकी अपनी भाषा सेवा के कार्य है। अगर कोई हमेशा छोटे छोटे तोहफे लाता है, तो शायद वो उपहार लेना है। उनके व्यवहार को ध्यान से देखना उनकी भाषा को समझने का सबसे सीधा रास्ता है। ये तो बहुत ही आसान तरीका है समझने का। और मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी। ये भी देखें कि वे माफी कैसे मांगते हैं। अक्सर वे उसी भाषा में सुलह करने की कोशिश करेंगे जिसमें वे प्यार महसूस करना चाहते हैं। तो इन 5 भाषाओं का सार ये है कि अच्छा इरादा ही काफी नहीं है। प्यार को असरदार होने के लिए उसे उस भाषा में व्यक्त करना होगा जिसे सामने वाला समझता हो। बिल्कुल। ये अपने साथी की प्रेम भाषा को सीखने और बोलने का एक सचेत प्रयास है। ये रिश्ते को मजबूत बनाता है और छोटी छोटी गलतफहमियों को जड़ से खत्म कर सकता है। और यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। किताब इन 5 भाषाओं की एक ठोस रूपरेखा देती है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति की प्रेम भाषा हमेशा एक जैसी रहती है? क्या ये समय और जीवन के पड़ावों के साथ बदल सकती है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, जब आप युवा थे और डेटिंग कर रहे थे, शायद क्वालिटी टाइम और सकारात्मक शब्द सबसे जरूरी थे। फिर शादी के बाद, बच्चे होने पर, जब जिंदगी में भागदौड़ बढ़ जाती है, तब शायद सेवा के कार्य सबसे ज्यादा मायने रखने लगते हैं। बिल्कुल। और शायद बुढ़ापे में, जब दुनिया की भागदौड़ कम हो जाती है, तो एक साधारण शारीरिक स्पर्श या साथ बैठना ही सबसे बड़ा प्यार बन जाता है। शायद प्रेम भाषा एक स्थिर पहचान नहीं, बल्कि एक गतिशील संवाद है जो हमारे जीवन के साथ साथ विकसित होता रहता है।